कराची में बिजली बहरान काबू करना कि इलेक्ट्रिक के बस से बाहर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कोरंगी की बेलाल कॉलोनी के मकीन तीन घंटे बिजली की बंदिश का अजाब भुगतने पर मजबूर हैं। रात के औकात में भी बिजली गायब होने से शहरियों का सुकून से सोना मुहाल हो गया है कि इलेक्ट्रिक का गैर एलानी लोड शेडिंग से इनकार कर दिया। इलाके की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। शहर कायद में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। मैं इस वक्त कोलंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग की वजह से जो इलाका मकीन है वो परेशान है। मकीनों से जानते हैं कि यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और कितनी परेशानी है। 3 घंटे की जा रही है। दिन में कितनी दफ़ा लाइट जाती है और रात को क्या सूरत हाल होती है? कभी 3 बजे जाती है, 6 बजे आती है, कभी सुबह 10 बजे जाती है, 7 बजे जाती है, 10 बजे आती है, और रात को यानी 12 के बाद 11 बजे जाती है, 1 बजे आती है। कि इलेक्ट्रिक वालों को क्या कहते हैं आप, तो उनको क्या रिस्पॉन्स आता है? भले उनको जो भी बोलो, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, बिल भेजी जा रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी यहाँ पर जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग से जारी है और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है यहाँ पर तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे तो कहीं पे इससे ज़ायद है। इसके साथ साथ अगर हम मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें, जिसमें शाह लतीफ़ टाउन है, गडाफ टाउन है, तेसर टाउन है, खुदा की बस्ती है, या फिर दीगर जो इलाके हैं मलीर के इलाके, वहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है और दीगर मसाइल जो है वो लोड शेडिंग की वजह से पैदा होते हैं। क्योंकि जिस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी आने का टाइम होता है तो उस वक्त जो है वो बिजली चली जाती है और इस वजह से जो है वो उन इलाकों में पानी की किल्लत का भी सामना होता है। शहरी का मुतालबा है कि फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेडिंग के सिलसिले को ख़त्म करे ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ का। आगे बढ़ते हैं। कराची हैदराबाद M9 के एतराफ़ हाउसिंग स्कीम्स बनाने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी DG MDA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची हैदराबाद M9 के एतराफ़ हाउसिंग स्कीम्स बनाने के मामले पर शहरी महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कराची हैदराबाद M9 के एतराफ़ तमाम सरकारी एराज़ी है। सरकारी महकमों की मिली भगत से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। तमाम सोसाइटीज़ से कब्ज़े ख़त्म करवा कर अराज़ी वापस ली जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी DG MDA, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब का मैदान PTI ने मात लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नुमाइश चौरंगी पर जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। कौमी असम्बली के हल्का NA 245 ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार मौलवी महमूद 29,475 वोट लेकर कामयाब हुए। MQM के उम्मीदवार मोइद अनवर 13,193 वोट ले के साथ दूसरे, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार अहमद रजा 9,836 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। महमूद बाकी मौलवी के कामयाबी पर PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए, नमाइश चरंगी, जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने महमूद बाकी मौलवी के कामयाबी पर तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश की। NA 245 की ये नशिस्त PTI के रुकन कौमी असम्बली आमर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन में MQM की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। PTI को कामयाबी मिली मगर 2018 के मुकाबले में वोट कम पड़े। फतह को PTI के हक में लहर का नाम नहीं दिया जा सकता। आइंदा माह ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर होगी। सईद गनी ने इमरान खान को मफाद परस्त करार दे दिया। कहा, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना नहीं चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बेनकाब करने की ज़रूरत है। शहबाज गिल को रिमांड पर कराची भेजने का मुतालबा। उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो ज़ाहिर है कि हर शख्स ये समझता है कि इमरान जो कह रहा है वो ठीक है, जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो जो वोट इमरान खान को पड़ा है कल भी, इसको आप जो भी कहें, लेकिन मेरी राय में ये PTI के लिए भी कोई हौसला अफजा बात नहीं है, इसलिए कि 5 लाख से ज़्यादा वोटर उस हल्के में हैं और जो टर्नआउट था वो 12% से भी कम था और PTI के उम्मीदवार को कोई 29,000 से कुछ वोट ज़्यादा पड़े हैं। इसमें आप ये तो कह सकते हैं कि MQM की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, उनकी पहले भी नशिस्त नहीं थी, नशिस्त तो PTI की थी ये, लेकिन PTI का वोट भी कम हुआ है और शायद अच्छा खासा कम हुआ है। और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है इलेक्शन में इसमें लड़ना चाहिए था, लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत में बैठी जमातों में ये फ़ैसला हुआ कि बाई इलेक्शंस में वो जमात हिस्सा लेगी
جس کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نمبر سیکنڈ کی پوزیشن پہ ہوگا، تو اس فیصلے کی وجہ سے ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کرایا۔ لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی الیکشن کی سمجھ مجھے تھوڑی بہت ہے، یہ ویو نہیں تھی، یہ بہت کم ووٹ ہیں جو پی ٹی آئی کو پڑے ہیں 18 کی نسبت بھی اگر ہم کر لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو الیکشنز 3 ہو رہے ہیں کراچی میں، اس میں آپ کو بہت سارا فرق اس میں محسوس ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی ان انتخابات میں۔ جو حیدرآباد کی آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک ایک سلسلہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چل پڑا ہے، کہ لوگ اپنے ذاتی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے توہین رسالت کے قانون کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پہ لوگوں کو اکساتے ہیں۔ سندھ میں دوسرے مرحلے بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے کے خلاف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، آج ہی سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے زیر سماعت درخواست جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور پی ٹی آئی رہنما اشرف جبار قریشی کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ ناظر کو بیلٹ پیپرز تحویل میں لینے کا حکم دیا جائے۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 28 اگست کو بلدیاتی انتخابات یقینی بنانے کا حکم دیا جائے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کروائے، ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ناظر کو صرف پاکستان چوک پر لٹکا نکارا کیا گیا ہے اور ہر کام اسی کو دیں گے۔ الیکشن کمیشن بیلٹ پیپرز ریٹرننگ آفیسر کو بھیج دیے تھے۔ شہر قائد میں صبح سے موسم خوشگوار اور آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ایک بار پھر بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والا ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم 23 اگست سے سندھ میں داخل ہوگا۔ کل سے شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن میں درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ دن میں ہوا 18 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ جامعہ کراچی کے زیر انتظام سالانہ یوم حسین کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مقررین کا خطاب جاری ہے۔ یوم حسین میں معروف علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے بھی شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جامعہ کراچی میں موجود ہوں اور آج یوم حسین یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی کی آمد بھی متوقع ہے۔ یہاں پر اس وقت جو ہے مقررین جو ہیں اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ باہر کے مناظر یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے شربت کی اور پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر میرے کیمرہ مین حسنین جعفری اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کرا سکے کہ یہاں پر کیونکہ آج گرمی بھی بہت ہے تو ٹھنڈے شربت جو ہے وہ یہاں پر سبیلیں اس کی لگائی گئی ہیں، اور یہاں پر جو ہے یقیناً یہ طالب علم جو ہیں یہاں پر اس سبیل سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میرے کیمرہ مین حسنین اگر آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہے سبیل امام حسین کے بالکل برابر میں یہاں پر جو ہے بلڈ بینک بھی یہاں پر جو ہے قائم کیا گیا ہے، جہاں پر طالب علم جو ہے یہاں پر بلڈ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہاں پر جو ہال ہے وہ کچ بھرا ہوا ہے اور یقیناً مقررین جو ہے یہاں پر خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر سیکیورٹی کے بھی خاص جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں، کافی سخت سیکیورٹی یہاں پر ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھی یہاں پر جو ہے گشت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹ بھی یہاں پر موجود ہیں اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہیں ان کی بھی آمد یہاں پر متوقع ہیں اور وہ یہاں پر جب آئیں گے تو یہاں پر یقیناً خطاب بھی کریں گے اور یہاں پر یقیناً طالب علموں کا جمع غفیر ہمیں اس وقت دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہال ہے یقیناً یہاں پر سانحہ کربلا کے حوالے سے یہاں پر جو ہے بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کی یاد میں بھی جی بہت شکریہ زبیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی نے کم عمر لڑکی کے اغوا کے مقدمے میں ملزم ظہیر اور شبیر کی عبوری ضمانت میں 26 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی میں ملزم ظہیر کے خلاف کم عمر لڑکی کے اغوا کا کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم ظہیر اور شبیر کو لنک عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم کے وکیل نے 31 اگست کے بعد کی تاریخ دینے کی استدعا کر دی۔ مدعی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم پہلے ہی 1 ماہ سے عبوری ضمانت پر ہے، سنگین نوعیت کا جرم ہے، ملزمان کو لمبا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 26 اگست تک کی توسیع کر دی۔ عدالت نے ملزمان کو مقررہ تاریخ کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے۔
सिंध हुकूमत की जानिब से जौहर चौरंगी पर पुल और अंडरपास के तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। जहां ट्रैफिक जैम के मसाइल से दो चार जौहर चौरंगी को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। ताने जौहर की जौहर चौरंगी को शहर की मसरूफ तरीन चौरंगी तस्वुर किया जाता है, जहां दिन रात ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। ट्रैफिक जाम रहने से वक्त और फ्यूल का ज़िया आम सी बात है, मगर सिंध हुकूमत ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला और अब यहाँ अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये फैसला तो बहुत अच्छा है। इससे ये है कि हमारा जो है ना गाड़ियों का पेट्रोल और टाइम भी बचाएगा, पेट्रोल भी बचाएगा। ज़्यादातर जो है ना एम्बुलेंस से आता जाते हैं, हॉस्पिटल है ना, तो इस वजह से उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती है तो आवाम के लिए। तो अब ये जब ये चीज़ बनेगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। मंसूबे पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसे 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शहरी इस मंसूबे को बेहतरीन करार दे रहे हैं। ये तो हुकूमत का अच्छा इक़दाम है कि यहाँ पे पुल बन रहे हैं, यहाँ से पहलवान गोड से यूनिवर्सिटी रोड पे अंडरपास बन रहे हैं और जौहर मोड़ से और मौसमियात रोड पे ये जो है ना फ्लाईओवर बन रहे हैं। इससे आवाम को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हम आधे घंटे में पहुँचते थे उधर हम 20 मिनट में 10 मिनट में पहुँचेंगे। ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बाकी जो एम्बुलेंस में मरीज़ वगैरह जाते हैं उनको भी मुश्किलात नहीं होगा। मंसूबे के तहत पहलवान रोड से यूनिवर्सिटी रोड अंडरपास, जबकि जौहर मोड़ से सफूरा चौरंगी जाने वाले हिस्से पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा, जिससे जौहर चौरंगी सिग्नल फ्री हो जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा है कि आलमी मार्केट में खाम तेल, इजनास और पाम ऑयल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहा। डॉलर बुलंद सतह से 25 रुपए सस्ता हो चुका। इसका फायदा आवाम को देने के लिए अमली इकदामात करने होंगे। मिर्जा इख्तियार बेग ने सितंबर से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए इजाफे का दावा भी किया है। मार्केट में अशिया सर्फ की कीमतों में कमी, पाकिस्तान के अवाम को फायदा मुंतकिल ना हो सका। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ, अजनास और पाम ऑयल की कीमतें गिर चुकी, डॉलर भी बुलंद सतह से 25 रुपए नीचे आ चुका है। बदकिस्मती से इसका फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं हो रहा। तेल की कीमतें भी 120 डॉलर से कम होकर 95 डॉलर पे हो गई हैं। कमोडिटी की भी प्राइसेस, कुकिंग ऑयल और गेहूं और शुगर इंटरनेशनल मार्केट में सब कम हुए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसका जो बेनिफिट है एक आम आदमी को मुंतकिल नहीं हुआ। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि हुकूमत हर माह बिजली की कीमत बढ़ा रही है। नेपालाना के इलेक्ट्रिक का 1 यूनिट 11 रुपए से जायद महंगा कर दिया है। हुकूमत माह सितंबर से पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर देगी। सफेद पोश आवाम का क्या होगा? 1 सितंबर से 10 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लग रहा है, जो 50 रुपए तक होने तक लगता रहेगा और उससे 855 अरब रुपए ये वसूल करना चाहते हैं। तो ये मुझे तो आने वाले वक्त में भी ये सब चीज़ें हैं। मितवा साहब आते हैं, स्क्रीन पे बैठते हैं और कीमत बढ़ा के चले जाते हैं, आमदनी वहीं की वहीं है। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर का कहना था कि आने वाले महीनों में आवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत को कीमतों को कम करने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। कराची में हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के तहत मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद, लाहौर, दीगर शहरों से अरकान ने शिरकत की है। जुनैद फिरोज की ये रिपोर्ट देखें। हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के बानी मेंबर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद की जानिब से मुकामी होटल में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तारीख में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जन ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर दोनों सर्जरीज को लीगल फ्रेमवर्क देने पर इत्तफाक किया। कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी की मंजूरी और ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रुजू करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर हनीफ सईद ने मेहमानों को खुतबा इस्तकबालिया में सोसाइटी के क़याम का मकसद बयान किया। पाकिस्तान में अब हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महफूज हाथों में है। ठीक है, सिर्फ क्वैकरी से बचना है, सही डॉक्टर का इंतखाब करना है, और सही डॉक्टर वो है जो HRSP का मेंबर है, वो एक्चुअल डॉक्टर है। जहाँ भी आप सर्जरी कराएं पहले देख लें कि वो HRSP का मेंबर है या नहीं। अगर वो है तो उस सेंटर पर आप सर्जरी करा सकते हैं, और जो HRSP का मेंबर नहीं है इसका मतलब है कि वो एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है। मारूफ हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हिमायू महमद, प्रोफेसर मुगीज़ अमीन, डॉक्टर जुल्फ़िकार तोनियो, डॉक्टर शहाब बेग वो दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर बैनुल-अक़वामी सतह पर रवाबित बढ़ाना है। इसमें टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। तो
ہوگا کیا کہ لوگ جیسے ٹرکی میں ہیں لوگ آئیں گے پاکستان اور پاکستان اس وقت ہم کافی عرصے سے سب سے سستا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ وہاں سے آئیں گے پاکستان آئیں گے یہاں پہ نردرن ایریاز جائیں گے واپس جانے سے پہلے 1-2 دن پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کرا لیں گے اینڈ دین دے ول فلائی بیک. کانفرنس میں لاہور، بھاولپور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں اور بیرون ملک سے معروف ڈاکٹرز نے شرکت کر کے رونق بخشی. کیمرہ مین ساجد احمد کے ہمراہ جنید فیروز، سٹی 21.